नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जून का करंट अफेयर्स, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य रक्षा योजना समझौता जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, रैंक और रिपोर्ट्स के बारे में, खेल जगत से पूरी जानकारी, बैठक व सम्मेलन से संबंधित पूरी जानकारी विस्तार से। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। भारत बांग्लादेश ने एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत और बांग्लादेश के द्वारा 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी को बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय करने के लिए गठित किया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी बांग्लादेश में एलपीजी की आयात लागत को कम करने में मदद करेगी। उसके साथ साथ बांग्लादेश के लोगों को सस्ती कीमत पर एलपीजी उपलब्ध कराएगी। इसके लक्ष्य एलएनजी, पेट्रोकेमिकल जैसे अन्य जुड़े हुए व्यवसायों में विस्तार करना है, जिसमें उत्तर पूर्व भारत में पाइपलाइंस के माध्यम से एलपीजी निर्यात में भी शामिल है। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर 2020 तक मिला विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद से प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों के लिए किया गया 6वां संशोधन गृह मंत्रालय द्वारा 29 जून 2020 को ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ाया दिया गया और इसके लिए 90,000 करोड़ का विस्तार दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दिवाली और छठ पूजा तक लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ जनधन खाते में 31,000 करोड़ रुपए डाले गए। पीएम ने नागरिकों से वोकल फॉर लोकल और समाज और देश की भलाई के लिए बेहतर काम करने का आग्रह किया। पूरे भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। इनमें उन लोगों को विशेष रूप से फ़ायदा मिलेगा जो काम की तलाश में अपने मूल स्थान से मूल राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में हैं। अगर वो किसी अन्य राज्य में है तो वहाँ पे वो अपने हिस्से का राशन वहाँ पे वो ले सकते हैं और परिवार उनका अपने गाँव में जहाँ भी है वो अपने हिस्से का ले सकता है राशन। इससे उन्हें आसानी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन 2020 सूचकांक जारी किया गया, जिसके अंतर्गत इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म ईपीआई का फुल फॉर्म है। ठीक है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है। 2020 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट का 22वां संस्करण है। इस इंडेक्स में पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति को शामिल करते हुए 11 विषयों की श्रेणियों में 32 प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करते हुए 180 देशों के नीतिगत उद्देश्य के रूप में स्थान दिया गया। आईपीआई के तहत इस स्कोर कार्ड जारी किया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 दो नीति उद्देश्यों पर आधारित है, जिसमें 11 अंक श्रेणियां शामिल थी। ठीक है। दो नीति उद्देश्य हैं आपके। पहला है पर्यावरण स्वास्थ्य, दूसरा आपका है पारिस्थितिकी तंत्र जीवन। पर्यावरण स्वास्थ्य के अंतर्गत 4 अंक श्रेणियां शामिल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति शीर्ष नीति उद्देश्य में 7 अंक श्रेणियां शामिल हैं। ठीक है। सभी 11 अंक श्रेणियां में 180 देश के पर्यावरणीय प्रदर्शन के 32 संकेतक शामिल हैं। सभी एक साथ आईपीआई स्कोर में एकत्र हुए। अगला देखते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2020 का रिपोर्ट जारी। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2020 शीर्षक अपनी प्रमुख रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट महामारी के प्रभावों का आकलन करती है और संभावित परिणामों के बारे में भी बताती है। इस रिपोर्ट में वर्तमान समय में गंभीर स्थिति के दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक जीडीपी में संकुचन 5.2% है। रिपोर्ट में उल्लेखित विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का आउटलुक। इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 में वैश्विक जीडीपी में 5.2% संकुचन का पूर्वानुमान लगाया है, यानी कि जो पिछले 8 दशकों में दुनिया की सबसे वैश्विक बड़ी मंदी है।
भारत की जीडीपी 2020 में 3.2% तक बढ़ने की उम्मीद है, जबकि 2021 में इसका विस्तार 3.1% होने की उम्मीद है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी 2020 में 7% तक बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका की जीडीपी 2020 में 6.1% तक बढ़ने की उम्मीद है। जापान की जीडीपी 2020 में 9.1% बढ़ने की उम्मीद है। उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी 2020 में लगभग 2.5% तक बढ़ने की उम्मीद है। चीन की जीडीपी 2020 में 1.0 तक धीमी होने की उम्मीद है। 2020 में रूस की जीडीपी में 6% की वृद्धि होने की संभावना है। अगला देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट पर पहले डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का किया सफलतापूर्वक संचालन। भारतीय रेलवे ने हवाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और इसे पश्चिम रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर चलाया है। इसके साथ भारतीय रेलवे ओएचआई क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राम के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे बन गया है, जो दुनिया भर में अपनी पहली तरह की पहल है। इससे पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट ने तार की ऊंचाई 7.57 मीटर है और जिसका 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटान स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। भारतीय रेलवे की इस नई उपलब्धि से एक नवीनतम हरित पहल के रूप में ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई जारी, केवल 8 भारतीय संस्थानों को मिली जगह। पहला आपका है इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका का है। सेकंड आपका है सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो भी वो सेकंड भी अमेरिका का है। और थर्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो फेमस यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, ये भी अमेरिका का है। इसमें चौथा नाम है आपका कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अमेरिका का है। यानी टॉप 4 विश्वविद्यालय 4 के चारों अमेरिका में हैं। एक पांचवा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन का है। ठीक है, टॉप 5 में एकमात्र कॉलेज जो ब्रिटेन का है। और इंडिया का नंबर आता है सीधे 172वें स्थान पे, जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे का। और सेकंड है आपका 185 रैंक पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। और तीसरा आपका है 193 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत और डेनमार्क ने बिजली सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने डेनमार्क के साथ दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन AMOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार ने बिजली मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार के ऊर्जा, जन उपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है। समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत और डेनमार्क द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त कार्य दल यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की भी स्थापना की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे और दोनों पक्षों की ओर से सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक परिचालन समिति की रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। FSSAI ने वर्ष 2019-20 का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किया जारी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर दूसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के परिणाम जारी किया। इस अवसर पर FSSAI के नागरिकों ने लिए ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 नामक एक हैंडबुक भी जारी की। इस हैंडबुक खान पान से जुड़ी महत्वपूर्ण आदतों के बारे में बताने के साथ साथ स्वास्थ्य रहने के उत्तम और पोषण पर सुझाव देती है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक हर साल एक बड़ी मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर आधारित है। ये पांचों हैं मानव संसाधन और स्थानगत डेटा, दूसरा आपका अनुपालन है, तीसरा खाद्य परीक्षण की सुविधा, चौथा परीक्षण, पांचवा है उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण। और विजेताओं को 3 श्रेणियों में रखा गया है, बड़ा राज्य, छोटा राज्य और केंद्र शासित राज्य। आपके बड़े राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। छोटे राज्य में गोवा, मणिपुर, मेघालय। और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान द्वीप समूह, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CSIR और अटल इनोवेशन मिशन के बीच हुई साझेदारी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ साझेदारी की है। साझेदारी के प्रमुख क्षेत्र हैं, यह साझेदारी अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत CSIR इंक्यूबेटर्स के जरिए विश्व स्तरीय स्टार्टअप का समर्थन करेगी। नई साझेदारियों से नवाचारों के नए मॉडल्स पर आधारित संयुक्त प्रयासों CSIR इनोवेशन पार्कों की स्थापना करेगी। वहीं AIM की एक पहल ARISE के साथ CSIR के सहयोग से MSME आपका होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही अटल टिंकरिंग लैब्स और जिज्ञासा नामक परियोजना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। CSIR द्वारा संचालित जिज्ञासा परियोजना के तहत अब तक 3 लाख से अधिक स्कूली बच्चों को वैज्ञानिकों से सीधा साक्षात्कार करने या फिर वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जाने का मौका मिला है। अब देखते हैं इंडिया रैंकिंग 2020। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने निशंक ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 का 5वां संस्करण जारी किया। रैंकिंग का निर्धारण इन 5 व्यापक समूहों में से प्रत्येक के लिए निर्धारित अंकों पर आधार पर किया जाता है। पहला बेसिस है आपका शिक्षण अध्ययन और संसाधन का TALR से, और दूसरा है आपका अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, तीसरा स्नातक छात्रों की संख्या, चौथा है पहुंच और समावेशी, पांचवा है धारणा। भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों और संस्थानों को 10 श्रेणियों में रैंकिंग दी जाती है। समग्र विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंधन, फार्मेसी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और वास्तुकाल और कानून। तो सबसे पहले विजेताओं की सूची में हम देख लेते हैं समग्र श्रेणी। समग्र श्रेणी का मतलब ओवरऑल कैटेगरी में सबसे टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। मैं आपको टॉप 3 बता रहा हूँ, ठीक है। पहला आपका है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में, और दूसरा आपका है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, और तीसरा आपका है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। दूसरा हम देखते हैं विश्वविद्यालय की श्रेणी में। तो विश्वविद्यालय की श्रेणी में सबसे पहला स्थान मिलता है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, दूसरा मिलता है आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को, और तीसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, यानी कि BHU के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं आपका तीसरा इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि अभियांत्रिकी श्रेणी। इंजीनियरिंग कॉलेज में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को सबसे पहला स्थान मिलता है, दूसरा आपका है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, तीसरा आपका है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। उसके बाद देखते हैं प्रबंधन श्रेणी में। प्रबंधन श्रेणी में सबसे पहला स्थान मिलता है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को, दूसरा मिलता है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर को, और तीसरा मिलता है भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता को। पांचवा है महाविद्यालय श्रेणी। महाविद्यालय श्रेणी में आपका आता है सबसे पहला महाविद्यालय मिरिंडा हाउस दिल्ली, ठीक है। दूसरा आपका है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन नई दिल्ली, तीसरा कॉलेज है हिंदू कॉलेज दिल्ली। उसके बाद फार्मेसी श्रेणी में आपका आता है जमिया हमदर्द नई दिल्ली पहला रैंक, दूसरा रैंक है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और तीसरा रैंक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यह है मोहाली में, ठीक है। उसके बाद मेडिकल श्रेणी में आपको देखते हैं, मेडिकल श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे, और तीसरा स्थान मिलता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वास्तुकला श्रेणी। वास्तुकला श्रेणी में पहला स्थान मिलता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, और तीसरा है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, ठीक है। उसके बाद कानून श्रेणी की बात करते हैं। कानून श्रेणी में सबसे पहला स्थान मिलता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर को, और दूसरा स्थान मिलता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली को, और तीसरा स्थान मिलता है नालसर यूनिवर्सिटी लॉ ऑफ नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, ठीक है। इसके बाद है आपका दंत चिकित्सा श्रेणी।
दंत चिकित्सा श्रेणी में सबसे पहला स्थान मिलता है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली की, और दूसरा आपका है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी, ठीक है। और तीसरा आपका है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म हुआ लॉन्च। सबसे पहले MSME क्या होता है जान लेते हैं। MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस यानी क्रिश्चियन एंड हार्मोनियंस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसर फॉर स्क्रीनिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ नाम का एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल MSME की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करके उन्हें बढ़ाने के लिए जरूरी हर प्रकार आवश्यक प्रयास करेगा। इसे MSME मंत्रालय की इन छोटी इकाइयों के वन स्टॉप मूल्यांकन सॉल्यूशन माना जा रहा है, ठीक है। ये पोर्टल टेक्नोलॉजी पर आधारित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके साथ ही चैंपियन पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एप्लीकेशन और मशीन लर्निंग से लैस किया गया है। यह हब नई दिल्ली में MSME सचिव के कार्यालय में स्थित है और राज्यों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को इससे जोड़ा गया है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बने चैंपियन पोर्टल के कंट्रोल रूम का एक नेटवर्क हब एवं स्पोक मॉडल से बनाया गया है। इसे गोदाम में स्थापित किया गया है, यानी जिस कमरे में अब तक कार्यालय का कोई कर्मचारी झांकने तक नहीं जाता था, अब वहीं से देश भर की MSME यूनिट की समस्या का समाधान होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन। इसके अंतर्गत समाचार एवं सूचना मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 अवार्ड अ सेल्फ रिलायंट नामक एक ई बुकलेट जारी की गई है। ये ई बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है। धारा 370 का मूल्यांकन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अयोध्या राम मंदिर से मुद्दे का निपटारा दिया हुआ है। उसके बाद ट्रिपल तलाक अपराधीकरण, चौथा है वोडो समझौता, नागरिकता अधिनियम में संशोधन। उसके साथ ही इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए की गई कार्रवाइयों पर आर्थिक गिरावट से कैसे निपटा जा रहा है, इस पर एक अलग भाग दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम, गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम और ममल्लापुरम मोदी शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन। इसके अलावा इसमें 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज पर भी प्रकाश डाला गया है, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया था, जो GDP का लगभग 10% हिस्सा और ई बुक संस्करण में नियंत्रण विकास से भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। वर्ष 2020 के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। WHO द्वारा हर साल तंबाकू नियंत्रण के लिए उपलब्धि हासिल करने के लिए WHO अपने 6 रीजन में से प्रत्येक में व्यक्तिगत अथवा संगठनों को सम्मानित किया जाता है, जिसे WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड अथवा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड्स के रूप में जाना जाता है। WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड ये आपका डॉक्टर मॉम कोंग कार्यकारी निर्देश के अनुसार होता है। इसके निदेशक हैं डॉक्टर मॉम कोंग कार्यकारी, ठीक है। WHO के 6 रीजन हैं। पहला रीजन है दक्षिण पूर्व एशिया रीजन के पुरस्कार विजेता, और दूसरा है आपका अफ्रीकी रीजन के पुरस्कार विजेता, तीसरा है अमेरिका रीजन के पुरस्कार विजेता, चौथा है पूर्वी भूमध्य रीजन के पुरस्कार विजेता, पांचवा आपका है यूरोपीय रीजन के पुरस्कार विजेता, और छठा आपका है पश्चिमी प्रशांत रीजन के विजेता। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम TULIP भारत सरकार द्वारा हुआ लॉन्च। भारत सरकार द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। TULIP कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों, अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों का परीक्षण के अवसर प्रदान कराना है। यह अवसर भारत के छात्रों को व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान करेगा
और इसके तहत शहर, स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों का कामकाज नए विचारों और नवीन सोच को विकसित करने में भी मददगार साबित होगा। TULIP कार्यक्रम के माध्यम से आधुनिक और तकनीकों और नवीन तरीकों की मदद से शहरी स्थानीय निकायों से सुधार के लिए समाचार विचारों को उत्पन्न करने के लिए भारत के युवाओं का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार TULIP भारत के स्थानकों के बाजार मूल्य को बढ़ाने में मदद करेगा और शहरी नियोजक, परिवहन, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगर पालिका, वित्त आदि जैसे विविध क्षेत्रों एवं एक पुल बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है व्यापक और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने जारी की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। व्यापक और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडेमिक शीर्षक की अपनी प्रमुख रिपोर्ट जारी की है। यह विश्व निवेश रिपोर्ट का 30वां संस्करण है। रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय FDI रुझानों की निगरानी करती है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश नीति के विकास का भी दस्तावेज तैयार करती है। यह कोविड-19 संकट के प्रभावों का विश्लेषण करता है। इसकी मुख्य बात यह है कि रिपोर्ट का अनुमान कि लगभग ग्लोबल FDI फ्लो 2020 से घटकर 40% तक घट जाएगी। 2019 की मूल्य वैल्यू $1.45 ट्रिलियन थी। ठीक है, भारत के लिए FDI 2019 में 20% बढ़कर $51 बिलियन हो गया, जिससे देश की अपवर्ड FDI ट्रेंड बरकरार है। दुनिया के सबसे बड़े FDI पर्याप्तकर्ताओं में संयुक्त राज्य अमेरिका 2019 में पहले स्थान पर रहा। दुनिया के सबसे बड़े FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत 2018 में 12वें स्थान से उछलकर 2019 में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जलवायु संकट की स्थिति पर जारी की राष्ट्रीय रिपोर्ट। भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तत्वावधान असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत जलवायु पैटर्न और उनके परिचार जोखिमों में दीर्घकालिक परिवर्तनों के संबंध में विश्लेषण किया गया है। कुछ मुख्य बातें इसमें हैं, जैसे इस रिपोर्ट से पता चला कि वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इस तापमान वृद्धि का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस यानी GHG के उत्सर्जन को बताया गया है। साथ ही इसमें 2099 तक भारत के तापमान में वृद्धि से संबंधित 2 अलग अलग परिदृश्यों की भविष्यवाणी की है। इससे बेहतर मामले में सदी के अंत भारत में तापमान में से अभी 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जबकि सबसे खराब स्थिति में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। मानसून के बारे में यह दर्शाता है कि प्रदूषण फैलाने वाले एरोसेल ब्राउन क्लाउड की वजह से 1951 से 2015 के बीच उत्तर भारत में वर्षा 6% कम हो गई है। आगामी दशकों में मानसून के और अधिक चरम होने की उम्मीद है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 1976 से 2005 की तुलना में अप्रैल जून हीट वेव के 2099 तक 4 गुना अधिक होने की भविष्यवाणी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई के पास समुद्र का स्तर प्रति दशक 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, जबकि बंगाल के तट से यह 5 सेंटीमीटर प्रति दशक बढ़ रहा है। SIDBI ने PM स्वनिधि परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। PM स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष लघु ऋण सुविधा है। इसके अंतर्गत मार्च 2022 तक परीक्षण क्षमता निर्माण परियोजना और मंच प्रबंध, सूचना, शिक्षा और संचार, बैंकिंग, NBFC और MAFI द्वारा आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। साथ ही इन ऋण प्रदाता संस्थानों के नेटवर्क का लाभ उठाएगा। ऋण देने वाले संस्थानों में अनुसूचित वाणिज्य बैंक SCB,
गैर बैंक वित्त कंपनियां NBFC, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक SFB आदि शामिल होंगे। इसके साथ ही अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीता है। भारत ने 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी और गैर अस्थायी सीट जीती है, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी। इससे पहले भारत को गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है। वर्ष 1950-51, वर्ष 1967-68, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92 और 2011-12 में हुआ था। भारत के साथ आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव में जीत हासिल की। संयुक्त राष्ट्र की उच्च तालिका में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य भी शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 जारी किया है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 शामिल शीर्ष 20 देश इस प्रकार हैं। पहला सिंगापुर, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा नीदरलैंड। ऐसे आपका भारत आता है 43वें स्थान पे। जरूरी है हमें भारत का जानना, जो कि भारत 43वें स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार शुरू करेगी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तेलिहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। यह एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीणों नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने का काम करेगी। इस कार्यक्रम में 6 आजीविका के अवसर प्रदान करने का काम करेगी। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 116 जिलों के गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम जोड़ा जाएगा। यह राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार होंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों तक चलने वाला अभियान होगा। यह 12 विभिन्न मंत्रालयों विभागों जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, दूरसंचार, कृषि, नवीन और नवीकरण, ऊर्जा और सीमा सड़कों का एक समन्वित प्रयास होगा। इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपए के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित होकर क्रियान्वयन होगा, तो वहीं दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई में फ्लड वार्निंग सिस्टम iFlows लॉन्च। मुंबई में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली यानी कि वार्निंग सिस्टम iFlows शुरू की गई है। फ्लड वार्निंग सिस्टम के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया। iFlows में 7 मॉड्यूल्स होते हैं: डेटा एसिमिलेशन, फ्लड एंडुलेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसेमिनेशन मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। iFlows मुंबई को 3 दिन पहले होने वाली बाढ़ की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाएगी। परिणाम स्वरूप प्रशासन बाढ़ के साथ साथ संपत्ति को बचाने में सक्षम होगा। यह उच्च वर्षा और चक्रवाती की घटनाओं के दौरान आगामी खतरे के शुरुआती संकेत संप्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश बना मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बना है।
जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला, जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिन का रोजगार मुहैया कराया है और 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, केवीआईसी ने नीरा एवं तार गुड़ के उत्पादन के लिए शुरू की परियोजना। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नीरा एवं तार गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है। केवीआईसी द्वारा आरंभ की गई इस परियोजना का उद्देश्य सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना तथा जनजातियों तथा पारंपरिक पासियों ट्रैपर के लिए स्वरोजगार का सृजन करना है। महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं। परियोजना के अंतर्गत केवीआईसी ने नीरा निकालने का ताड़ गुड़ बनाने के लिए 2000 स्थानीय कारीगरों को टूल किट वितरित की है। इस टूल किट में फंड ग्रेड स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, परफोरेट मोल्ड्स, कैंटीन बर्नर्स एवं चाकू, रस्सी तथा नीरा निकालने के लिए कुल्हाड़ी जैसे अन्य उपकरण शामिल हैं। नीरा सूर्योदय से सबसे पहले ताड़ पेड़ से निकाली जाती है और भारत के कई राज्यों में एक पोषक स्वास्थ्य पेय के रूप में पी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया गर्मी बैंड डिवाइस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने रेड्डी द्वारा गर्मी बैंड नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया यानी कि ALEAP एंड महिला उद्योगों HUF द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए डिवाइस को 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। इसलिए इस डिवाइस को इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने वाली सभी सामान्य स्थानों के लिए बहुत उपयोगी होगा। ALEAP V-Hub को महिलाओं के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। इसे केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन AIM NITI आयोग के समर्थन में स्थापित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेचर इंडेक्स 2020। नेचर इंडेक्स टेबल 2020 जारी की है, जिसमें भारत को विज्ञान अनुसंधान उत्पादन में विश्व स्तर पर 12वें स्थान पर रखा गया है। शीर्ष 5 स्थान में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जापान आदि देश हैं। एनुअल टेबल्स उन संस्थानों और देशों पर प्रकाश डालती है जो 2019 में नेचुरल इंडेक्स द्वारा ट्रैक किए गए नेचुरल साइंस में उच्च गुणवत्ता से अनुसंधान पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, SIPRI ने ईयर बुक 2020 लॉन्च की। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ईयर बुक 2020 लॉन्च की है। इसमें सेनाओं की वर्तमान स्थिति, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन किया गया है। ईयर बुक के 51वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए शर्तों के भीतर एक बड़ी गिरावट को देखा जा सकता है। वर्ष 2019 के SIPRI बुक 2020 आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार भारत और चीन के परमाणु हथियार के भंडारण में वृद्धि हुई है। हालांकि भारत का परमाणु हथियारों पर समग्र आधिपत्य आधे बीजिंग की तुलना में बहुत कम है और पाकिस्तान और भारत के बीच मामूली अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे ऊपर रैंक में अमेरिका है। अमेरिका के पास 5800 परमाणु वारहेड्स हैं। दूसरे पे है रूस के पास 6375 यानी 6375 परमाणु वारहेड्स हैं। वहीं तीसरे स्थान पे है यूनाइटेड किंगडम, जिसके पास 215 परमाणु वारहेड्स हैं। भारत अपना आता है छठे स्थान पे, जिसका 150 परमाणु वारहेड्स हैं। उसके साथ ही पाकिस्तान भी 7वें स्थान पे है 160 परमाणु वारहेड्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाने का किया फैसला।
भारत सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लगाने की घोषणा की है। इस निर्णय की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई है। इस निर्णय के बाद अब 1482 सरकारी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्य सरकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आरबीआई की शक्तियां जिस प्रकार सूचीबद्ध बैंकों पर लागू होती है, उसी तरह सरकारी बैंकों पर भी लागू होगी। यह फैसले इन बैंकों में 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं की 4.84 ट्रिलियन राशि को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्तर पर 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य योग अभ्यास के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। उत्पत्ति भारत में हुई थी। शब्द योग संस्कृत से निकला है और इसका अर्थ शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक या एकजुट होना है। वर्ष 2020 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग यानी योग फॉर हेल्थ, योगा एट होम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 सदस्य राज्यों द्वारा समर्थन किया गया। इसकी सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प रिजोल्यूशन 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट ने 15,000 करोड़ रुपए के AHIDF की स्थापना को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि की जाएगी और यह डेयरी के एवं मीट प्रसंस्करण के साथ साथ मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु आहार संयंत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश का प्रोत्साहन करेगी। इस योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थी को किसान उत्पादक संगठन, सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी होंगे। भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा। इस फंड का प्रबंधन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा किया जाएगा। कर्जदार की क्रेडिट सुविधा की 25% तक गारंटी कवरेज दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग देश में शुरू करेगा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली के और एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की जाएगी। यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। परियोजना डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के डिकार्बोनाइजिंग कॉरपोरेशन ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स परियोजना का हिस्सा है। DTEE यानी अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को और भारत जैसे विभिन्न विश्व क्षेत्रों में परिवहन डिकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है।